आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हमने रिव्यू ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कवर करा था, जिसमें हमने प्राइमरीली दो टॉपिक्स कवर करे थे। फर्स्ट जो था वो हमारा मैट्रिक्स टॉपिक था, सेकंड वन वाज डिटर्मिनेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को हमने रिव्यू कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर्स, देयर प्रॉपर्टीज, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज अ स्केलर। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं दैट आर ओनली रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे स्केलर्स के। A quantity that is completely specified by its magnitude plus direction, that is magnitude and direction both are required to specify it, such quantities are known as vector quantities. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा weight, displacement, velocity, acceleration, electric current, density, etc. They are all example of vector quantities. So in short, जो scalars होते हैं they only have magnitude, और जो वेक्टर्स होते हैं दे हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, ये तो बेसिक्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिस पोर्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, एंड बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सो वी कैन से दैट इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, thus आप अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे सो यू विल राइट इट लाइक दिस। इसके टॉप पर एक एरो होगा। ठीक है, thus ए बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। अगर आप इस वेक्टर को देखोगे, आप इसे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस। ये जो मैंने रेड में बनाया, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं ये लेंथ कैलकुलेट कर लूँ मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और इसकी डायरेक्शन को आप एक सिंपल एंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, थर्ड पॉइंट इज इफ़ यू आर गिवन अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस देन आप इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है। इफ़ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज दी जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायमेंशंस में एक कार्टेशियन फ्रेम है। अगर मेरे को एक पॉइंट है, दिस पी इज़ द पॉइंट, इस पॉइंट को अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आप क्या करोगे, इस रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन से, दिस ओ इज़ द ओरिजिन, यहाँ से इस पॉइंट पी तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करोगे। ओ पी क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी इज़ द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन दिस 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, इस तरीके से आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन 3 डायमेंशंस। और अगर आप यहाँ से इस पॉइंट P को, अब ये जो पॉइंट P है ये हमारा 3 डायमेंशंस में है, आप क्या करोगे, इस पॉइंट P को XY प्लेन पे, ये जो आपका XY प्लेन है, इस XY प्लेन में इस पॉइंट P को प्रोजेक्ट करोगे। अगर मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, इफ़ आई टेक द प्रोजेक्शन लाइक दिस, XY प्लेन में ये इस जगह पे आके प्रोजेक्ट हो जाएगा पॉइंट P। अगर मैंने इसको P प्राइम बोल दिया, P प्राइम इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P। और अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक इंटरसेप्ट बनाता हूँ लाइक दिस, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को। और अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग एक इंटरसेप्ट बनाता हूँ, यहाँ से एक हमने प्रोजेक्शन ले लिया लाइक दिस, दिस इंटरसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग दी एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ अलोंग वाई एक्सिस और इस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैन राइट दिस टू बी p subscript x and this distance is going to be p subscript y, यानी कि p पॉइंट का y कंपोनेंट हो गया ये वाला डिस्टेंस और इसका x कंपोनेंट हो गया ये वाला डिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ऑन टू दी z एक्सिस लाइक दिस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर ओरिजिन,
दिस इज गोइंग टू बी पी जेड, यानी कि z कंपोनेंट हो गया, z कंपोनेंट हो गया ऑफ p पॉइंट। सो हम कह सकते हैं एक वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स ये हैं, एक है px, एक है py, px एंड py, थर्ड कंपोनेंट इज pz। और ये तीनों कंपोनेंट हमारे अलोंग 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। सो दिस px इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर op अलोंग x एक्सिस, this py is the component of the vector op along y axis, okay, and this pz is the component of the vector op along the z axis. So in short किसी भी वेक्टर को आप उसके 3 कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड जो आपका रिफरेंस फ्रेम है वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। सो आई कैन राइट अ वेक्टर लाइक दिस, ठीक है। ये 3 पेयर्स को वी कैन राइट इट टू बी op वेक्टर, ठीक। सो 3 components are needed to make the vector in 3 dimensional space. So मैंने क्या करा, px, py और pz को सिंपली मैंने क्या करा, इसको एज्यूम कर लिया, लेट दिस बी m, इसको हमने n बोल दिया और इसको हमने s बोल दिया, ठीक है। लेट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 एक्सिस, इसको हमने कंसिडर कर लिया i, j एंड k। अभी मैं आपको यूनिट वेक्टर आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक। तो हमने कंसिडर कर लिया अलोंग x एक्सिस unit vector is I, along y axis the unit vector is j, along the z axis the unit vector is k hat, okay। सो अगर ये 3 मेरी यूनिट वेक्टर्स हो गई i, j एंड k, सो वेक्टर op को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो यू कैन राइट दिस m is the magnitude along the x axis times this I unit vector plus n is the magnitude along the y axis times this j वेक्टर यूनिट वेक्टर दैट इज़ द डायरेक्शन, प्लस क्या करोगे आप, s ले लोगे जो मैग्नीट्यूड है अलोंग z एक्सिस, और इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे यूजिंग मल्टीप्लाई कर दोगे विथ k यूनिट वेक्टर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कोई भी वेक्टर है दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड देन मल्टीप्लाइड विथ द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा के एक यूनिट वेक्टर को अलोंग दी रिक्वायर्ड डायरेक्शन की तरफ यूज़ करके, ठीक है। सो एनी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर विल गिव अस द वेक्टर, ओके। सो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर्स। सो यूनिट वेक्टर एज द नेम सजेस्ट, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। सो एनी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज अ यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। सो अगर ए वेक्टर है, इसको अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सो यू विल राइट ए एंड इस टाइप से सिंबल बनाओगे आप। ये ए कैप कह सकते हो आप, इसको ए हैट बोल सकते हो, क्राउन एक्सेट्रा, ये सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। सो आप इसको ए कैप करके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। इंस्टेड ऑफ एन एरो वी यूज़ दिस साइन। सो अगर मैं कंसिडर कर लूँ एक वेक्टर ए को जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, a1, a2 एंड a3 अलोंग द 3 प्रिंसिपल यूनिट डायरेक्शंस दैट इज i कैप, j कैप एंड k कैप, ठीक। ये इस तरीके से वेक्टर है हमारा a। देन अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ a, सो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर को अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, सो जो लेफ्ट आउट रहेगा दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। सो किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, सो खाली डायरेक्शन रह जाएगा और उसी डायरेक्शन को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक। सो मैथमेटिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3 कंपोनेंट्स दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, जहाँ a1, a2 और a3 तो इसके कंपोनेंट्स हो गए जो मैग्नीट्यूड की तरह एक्ट कर रहे हैं, और i कैप, j कैप एंड k कैप इसके डायरेक्शंस हो गए अलोंग दी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे इन तीनों कंपोनेंट्स का, a1, a2 एंड a3, और उनको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट a कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a। यहाँ पे लिखा है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम है यूजुअली
एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग आई जे एंड के से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को आई से रिप्रेजेंट करोगे, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप एंड अलोंग जेड एक्सिस के कैप इज द यूनिट वेक्टर. ठीक है. और अल्टरनेटिवली अलोंग एक्स एक्सिस वी कैन ऑल्सो राइट एक्स कैप एज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस में वाई कैप भी लिख सकते हैं और जेड एक्सिस में जेड कैप. तो इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स नोटेशन, एंड दिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रोबोटिक्स. रोबोटिक्स में वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है. बहुत सारी प्लेसेस पे आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो और बहुत सारी प्लेसेस पे यू रिप्रेजेंट दी डेटा बाय मैट्रिसेस. ठीक. सो अगर मैं ये देखूँ, दिस इज एक्स एक्सिस. सो इफ दिस इज एक्स एक्सिस, along x axis you have I cap. This is y axis, so along y axis you have j cap, and this is the z axis. Along z axis you have the k cap. So इन तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस 1. सो ये जो I कैप है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, j कैप का भी 1 है, I कैप का भी 1 है और k कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक. सो आप क्या करोगे, इन वेक्टर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. सो आई कैप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 0. यूजुअली क्या होता है, जो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब मैट्रिक्स फॉर्म में, तो दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ कॉलम वेक्टर्स. सो दिस इज कॉलम वेक्टर, दिस इज ए बी एंड सी. सो इसमें क्या है, रोज ज़्यादा हो सकती हैं बट इट विल ओनली हैव 1 कॉलम. ठीक है. इसी तरीके से हमने क्या करा है, जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको एज कॉलम मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करा है. सो आई यूनिट वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दोगे. अब यहाँ पे देखो आई कैप जो है, दिस इज आई कैप. जो आई कैप वेक्टर है वो हम लोग अभी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक. सो अगर ये आई कैप वेक्टर है लाइक दिस, ठीक है, ये आई कैप वेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग एट दिस पॉइंट, द मैग्नीट्यूड इज 1. ठीक है. सो आई कैप में जो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है 1. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1. वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है 0 एंड 0. So y component इसका 0, z component इसका 0. So this is how you are going to represent the I cap unit vector in matrix form. और इसी को मैं ट्रांसपोज फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. सो ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर दिया जाता है. सो दिस कॉलम विल बिकम द रो ऑफ द ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 1 0 0 एंड t. ठीक. सिमिलरली अगर मैं j यूनिट वेक्टर की बात करूँ, सो j यूनिट वेक्टर को वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. सो दिस इज j यूनिट वेक्टर. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, डायरेक्शन इज अलोंग दी y एक्सिस. सो दिस ब्लू वेक्टर जो कि j कैप वेक्टर है, इसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग 0 है. सिमिलरली इसका कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग भी 0 है. सो x भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा. ओनली कंपोनेंट जो इसका रह जाएगा दैट इज अलोंग y एक्सिस. सो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इज 1 यूनिट. सो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया. सिमिलरली इसको ट्रांसपोज करके लिख दोगे तो दिस कॉलम विल बिकम दिस रो लाइक दिस. एंड सिमिलरली द रिजल्ट इज फॉर द k कैप वेक्टर वेयर x कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट इज 0 एंड z कंपोनेंट इज 1. सो इस टाइप से जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक. तो नाउ अब हम ये देखेंगे कि रोबोटिक्स में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अब जनरली क्या होता है, जब आप कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, सो देयर हैज़ टू बी अ फ्रेम. कोई भी वेक्टर को जब आप डिफाइन करोगे तो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप वेक्टर को डिनोट करोगे. ठीक. सो इस एग्जाम्पल में हमने एक अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम ले रखा है. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड इफ दिस इज द जेड एक्सिस. और एक्स वाई जेड में एक हमारे पास पॉइंट है इन 3D. सो दिस इज़ द पॉइंट P जो कि 3 डायमेंशंस में है. ठीक है. तो मैंने क्या करा, लास्ट टाइम की तरह एक प्रोजेक्शन ले लिया इस पॉइंट का. सो दिस इज़ द प्रोजेक्शन इन दी एक्स वाई प्लेन. ये प्रोजेक्शन P पॉइंट का प्रोजेक्शन है और हम इसके कंपोनेंट को देख लेंगे. सो दिस विल बी Px अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, दिस कंपोनेंट विल बी Py अलॉन्ग y एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट विल बी Pz अलॉन्ग दी z एक्सिस.
ठीक। अब वेक्टर्स में रोबोटिक्स में द कोऑर्डिनेट फ्रेम इज यूजुअली डिनोटेड ऑन द लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट। सो लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट साइड पे आप कोऑर्डिनेट फ्रेम को रिप्रेजेंट करोगे। सो अगर आप जनरली वेक्टर को ऐसे लिखते हो ओपी वेक्टर या पी वेक्टर आप ऐसे लिखते हो, तो रोबोटिक्स में हम क्या करते हैं, यूजुअली जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में वेक्टर को डिफाइन किया गया है, उस कोऑर्डिनेट फ्रेम को हम लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो पी वेक्टर आपने लिखा, अब ये लेफ्ट साइड है, इसके सुपरस्क्रिप्ट में आपको फ्रेम लिखना पड़ेगा। सो अगर पी वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम नंबर 1 हमने रिप्रेजेंट करा है, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा इफ़ दिस इज़ द फ्रेम नंबर 1। ठीक है, हमारा फ्रेम 1 है, इसके रिस्पेक्ट में पी वेक्टर को डिफाइन किया गया है, सो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स द वेक्टर पी और द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एज डिफाइंड इन द कोऑर्डिनेट फ्रेम नंबर 1। ठीक, सिमिलरली अगर आपने ओपी इस टाइप से वेक्टर को डिफाइन करा है और हमारा फ्रेम क्या है, फ्रेम नंबर 1, सो यू विल हैव टू राइट इन दी लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स में आपको फ्रेम नंबर लिखना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे इन रोबोटिक्स बाय मेंशनिंग दी फ्रेम इन विच द वेक्टर इज डिफाइंड। वो फ्रेम जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपने वेक्टर को डिफाइन करा है, उस फ्रेम को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स में। ठीक है, सो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ओपी। ठीक, इस ओपी वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर को, सो मैंने लिखा वेक्टर पी इन फ्रेम नंबर 1 एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। सो इसके 3 कंपोनेंट हैं, सो पी एक्स कंपोनेंट को भी आप फ्रेम के साथ रिप्रेजेंट करोगे। सो पी एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पी एंड 1 जो मैंने ये लिखा है लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट साइड में, इसका मतलब है इन फ्रेम नंबर 1। ठीक, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन है आई कैप प्लस पी वाई। सो पी वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट पी या फिर वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ओपी। सो ओपी वेक्टर का वाई कंपोनेंट इज पी वाई और मेरे को कोऑर्डिनेट फ्रेम लिखना पड़ेगा 1, बिकॉज ये सब कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अलोंग जे डायरेक्शन जे कैप प्लस पी जेड। So pz is the z component or the z component of the vector op and defined in the coordinate frame 1. So left superscript side में 1 लिखना पड़ेगा along k hat is the unit direction और unit vector along the z axis। ठीक है, तो ये इस टाइप से मैंने मेंशन करा हुआ है, इस टाइप से आप वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच करके रिप्रेजेंट करते हो व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक्स। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओरिएंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो कोई भी पोजीशन वेक्टर है, जैसे कि ये ओपी वेक्टर है, सो दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज पी। सो ये हमने एक वेक्टर बना लिया, दिस इज द ओपी वेक्टर। अगर ये ओपी वेक्टर है, सो इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक, सो वी यूज़ डायरेक्शन कोसाइंस जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स। ठीक, सो इन डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से वी डिफाइन दी ओरिएंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो पोजीशन वेक्टर है आपका ओपी, ठीक, ये 3 डायमेंशंस में है और ये 3 प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जैसे ये वेक्टर है ओपी, तो ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करा, सो दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ से ओपी ने कितना एंगल फॉर्म करा, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक, दिस ओपी वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करा, दिस विल बी बीटा, एंड दिस ओपी वेक्टर ने जी एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करा, सो दैट विल बी गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली यहाँ पे मार्क करा हुआ है, इफ दिस इज द ओपी वेक्टर, इस ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करा, दिस एंगल, सो दिस एंगल इज अल्फा। सिमिलरली ओपी वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करा, सो दैट एंगल इज बीटा, दिस इज बीटा। सिमिलरली इस ओपी वेक्टर ने, जो पोजीशन वेक्टर है, इसने z एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करा, दैट इज गामा, सो दिस एंगल इज गामा। सो अल्फा, बीटा एंड गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस एंड दे हेल्प अस इन
फिक्सिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो ये पोजीशन वेक्टर आपके 3 एक्सिस से कितने एंगल्स पे ओरिएंट कर रखा है वो हम इन 3 एंगल्स से पता कर लेते हैं, ठीक। सो मैथमेटिकली कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स वन ओवर एल, वेयर एल इज़ द मैग्नीट्यूड। सो अगर आपको अल्फा निकालना है, सो अल्फा जो आपका एंगल है दैट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर with respect to the x-axis. So alpha is cos inverse px1. px1 होता है component of the vector along x-axis in coordinate frame 1 divided by its magnitude. Magnitude is L. So पहले हम देख लेते हैं magnitude of the vector कैसे calculate करते हैं. So L is the magnitude of the vector या length of the vector. So magnitude मैंने आपको बताया है that is square root of तीनों component को स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। सो अगर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन फ्रेम नंबर 1, सो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमको तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। सो पी एक्स 1 स्क्वायर प्लस पी वाई विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका स्क्वायर करा प्लस पी जेड इन फ्रेम नंबर 1 इसका स्क्वायर कर दिया। तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, सो यू विल गेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ पी, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है उनको डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सो कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू द जी कंपोनेंट दैट इज पी जेड इन फ्रेम नंबर 1 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो इससे आपको अल्फा बीटा और गामा आ जाएंगे कॉस इन्वर्स करने के बाद, ठीक। सो दिस इज अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। और एक पॉइंट है इन रोबोटिक्स द वेक्टर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर कोई वेक्टर है ओपी, यहाँ पे फ्रेम नंबर 1 लिखना चाहिए था, ठीक। सो ओपी 1 इसका मतलब है ओपी वेक्टर इन फ्रेम नंबर 1। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, जिनको हमने फ्रेम नंबर 1 से मार्क कर रखा है। सो लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स में आपको 1 लिखना है, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं आई जे और के, सॉरी इसके 3 यूनिट डायरेक्शन है आई जे एंड के। सो अगर ये हमारा ओपी वेक्टर है, इसको आप एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट करोगे व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक्स। सो आपने क्या करा, 3 कंपोनेंट्स को वन ओवर द अदर लिख लिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, ये थर्ड हो गया। सो पी एक्स 1 यहाँ पर आ जाएगा, पी वाई 1 इसके नीचे और पी जेड 1 इसके नीचे। सो दिस इज अ 3x1 कॉलम मैट्रिक्स, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। सिमिलरली इसको ट्रांसपोज करके आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, एक गिवन वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। सो मैग्नीट्यूड 1 है, 2 और 3 है अलॉन्ग आई एक्सिस, अलॉन्ग आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन एंड के डायरेक्शन। आई जे और के क्या है, ये अपने यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग दी एक्स, वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और अल्फा बीटा गामा जो कि अपने एंगल्स हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो ए का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ द कंपोनेंट्स स्क्वायर्ड एंड एडेड। सो मैंने क्या करा, इन कंपोनेंट्स को स्क्वायर करा और इनको ऐड कर दिया, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक। तो ये तो इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा क्या है, अपने डायरेक्शन को साइंस है, तो फॉर्मूला इज कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स 1 ओवर एल, वेर पी एक्स 1 इज दी पी एक्स is the x component of the vector in frame number 1. So x component कितना है, x component is this 1. So px की पोजीशन पे we can write 1, l जो इसका मैग्नीट्यूड है, l की पोजीशन पे अंडर रूट ऑफ 14, ठीक। तो यहाँ से अल्फा इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। सो 1 ओवर अंडर रूट 14, इसको आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू दी वाई कंपोनेंट ऑफ पी दैट इज पी वाई डिवाइडेड बाय दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर। सो यहाँ पे फ्रेम नंबर आ जाएगा 1। सो
पी वाई क्या है आपका, वाई कंपोनेंट की वैल्यू है 2। सो वाई कंपोनेंट की वैल्यू है 2, मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू पी जेड दैट इज द जी कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। और इन फ्रेम नंबर 1 फ्रेम लगाना ज़रूरी है इन वेक्टर नोटेशंस व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक्स। सो दिस इज डिवाइडेड बाय एल, एल है अपना मैग्नीट्यूड। सो जेड कंपोनेंट क्या है वेक्टर का, सो दिस इज द जेड कंपोनेंट 3। सो इन प्लेस ऑफ पी जेड आई कैन राइट 3, मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो यहाँ से गामा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हो। सो लेट अस नाउ डिस्कस दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। सो काफ़ी बार रोबोटिक्स में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे यूजुअली जो आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो लिखा हुआ वेक्टर है जिसके यूजुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, जिसको आप इस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सो इसको हमको होमोजेनाइज करना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं एज यू कैन सी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो होमोजेनाइज करने से ये मतलब है कि आपको एक एडिशनल पैरामीटर इसमें ऐड करना पड़ता है सो एज टू मेक अ n+1 पैरामीटर मैट्रिक्स। सो ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज यूजुअली जो मैंने आपको पार्टीशन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स दिखाई थी उसमें क्या होता है, उसको एक 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको एक एडिशनल डायमेंशन को ऐड करना पड़ता है या एक एडिशनल पैरामीटर को ऐड करना पड़ता है। सो इस प्रोसेस को वी कॉल इट होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है, आपका एक वेक्टर है ओपी जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक। और इसकी जो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो इसको हम यूजुअली ऐसे एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ 3x1 column matrix. So it has got 3 rows and 1 column. So this can also be represented as like this. So OP को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसमें now instead of 3x1 it will be a 4x1 column matrix. So हमने क्या करा, एक एडिशनल पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज सिग्मा। तो आप क्या करोगे, इसकी डायमेंशन को इंक्रीज कर दोगे। सो 3x1 से आपने इसको एक 4x1 कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे स्टार्टिंग के जो ऊपर के 3 पैरामीटर्स हैं वो तो यही हैं, ठीक, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और लास्ट में आपने एक स्केलर को इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज सिग्मा। सो अगर मैं इस कॉलम मैट्रिक्स को एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड एंड दिस इज सिग्मा, और यहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक। सो दिस पैरामीटर इज नोन एज द स्केल फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है व्हेन इट कम्स टू रोबोट विजन, रोबोट वीडियो प्रोसेसिंग, और जब आप कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री में वर्क करते हो। सो दिस स्केल फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो 3x1 का कॉलम मैट्रिक्स होता है उसको हम 4x1 के होमोजेनाइज्ड कॉलम मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पैरामीटर सिग्मा। इसी को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। सो यहाँ पे फिजिकल कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। सो पी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस। सो ये अगर आप पी वेक्टर के फिजिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे गिवन द वैल्यू ऑफ सिग्मा और स्केल फैक्टर इज 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को you have to multiply it with this sigma value. So 2 minus 5 and 7 when multiplied with 3 they will become 6 minus 15 and 21. So ये आपका px हो गया with respect to frame 1, this is py with respect to frame 1, this is pz with respect to frame 1 and this value here is sigma. So आप इसको ऐसे represent कर सकते हो, ठीक। So this is the homogeneous coordinate representation of the physical coordinate. ये ऊपर वाला फिजिकल कोऑर्डिनेट है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये नीचे वाला दैट इज हैविंग 4 एलिमेंट्स, ये हमारा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक रोटेशन मैट्रिक्स है जिसके 3 कंपोनेंट्स ये हैं आर मैट्रिक्स के,
और यहाँ पे स्केल फैक्टर है 0.5, सो यू हैव टू राइट दी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। सेम कर लोगे आप, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय दिस स्केल फैक्टर। सो 3 टाइम्स 0.5 इज 3/2, ठीक है। या फिर आप इसको क्या करो 1.5 लिख दो। 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज हाफ, दैट इज 4, एंड यहाँ पर हो जाएगा -4.5। ऑल्सो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सिग्मा यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 0.5, सो दैट विल बिकम अ 4/1 मैट्रिक्स। सो दिस इज द होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन or the representation of the vector r in homogeneous coordinates, and this is the representation in the physical or the Cartesian coordinates, ठीक है। तो अब ये स्केल फैक्टर क्या हो सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सिग्मा, इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1, और इट कैन बी इक्वल टू 1। सो जब सिग्मा इज इक्वल टू 1, जब सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, सो वहाँ पे कोई भी स्केलिंग नहीं होती, यानी कि कोई मैग्निफिकेशन का इफेक्ट काम में नहीं आता है। सो देयर इज़ नो चेंज। जो फिजिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हैं, बोथ आर सेम। व्हेन द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ मोर देन 1, सिग्मा की वैल्यू जब मोर देन 1 होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिग्मा को 3 कंसिडर करा था, सो ऐसे केसेस में क्या होता है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में अप स्केलिंग होती है या मैग्निफिकेशन होता है एज कम्पेयर टू दी फिजिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो जब सिग्मा की वैल्यू मोर देन 1 है, सो देयर इज स्केलिंग अप या मैग्निफिकेशन, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज लेस देन 1, सो देयर इज स्केलिंग डाउन, वहाँ पे डाउन स्केल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0.5 है, सो ये फिजिकल कोऑर्डिनेट दे आर डाउन स्केल टू दिस होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। ये सारे रिप्रेजेंटेशंस और ये जितने भी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई हम वेक्टर्स में इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आगे जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस सम बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस। सो जो पहला ऑपरेशन है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर P और Q दो आपके वेक्टर्स हैं दैट आर डिफाइंड इन दी फ्रेम नंबर 1, सो फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम 1 में हमारे दो वेक्टर्स हैं, सो P1 एंड Q1। हमने फ्रेम को क्या करा है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक। सो ये हमारे वेक्टर्स हो गए। अगर इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, सो सिंप्लिसिटी के लिए लेट अस एज्यूम P के 3 कंपोनेंट्स हैं, A, B एंड C, अलोंग I कैप, J कैप एंड K कैप। सो P को आपने स्टेप से रिप्रेजेंट कर दिया, Q के D, E एंड F 3 कंपोनेंट्स अलोंग दी 3 प्रिंसिपल यूनिट एक्सिस। सो हमने क्या करा, Q को स्टेप से रिप्रेजेंट कर दिया। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नोटेशन, दैट इज P डॉट Q। सो P डॉट Q को अगर आप करोगे, सो ये P वेक्टर है, दिस इज Q वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं अलोंग दी सेम डायरेक्शंस, यानी I के डायरेक्शन में A एंड D, सो A मल्टीप्लाइड बाई D, देन यू हैव टू टेक द प्लस, समेशन करना है B टाइम्स E, सो B मल्टीप्लाइड बाई E, एंड देन ऐड करोगे आप उसमें C मल्टीप्लाइड बाई F। सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू गिव यू दी डॉट प्रोडक्ट। So mathematically P dot Q is equal to magnitude of P multiplied by the magnitude of Q multiplied by the cos of the angle between the two vectors. So अगर ये वेक्टर हमारा P वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा Q वेक्टर है, और दोनों के बीच में थीटा है, सो अगर मैं लिखता हूँ P डॉट Q, सो P डॉट Q is equal to the magnitude of P times the magnitude of Q times the cos of angle between them, ठीक। नाउ इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की रिप्रेजेंटेशन में अगर P वेक्टर के कंपोनेंट A, B, C थे, और P वेक्टर के लिए हमारा स्केल फैक्टर था सिग्मा 1, सिमिलरली Q वेक्टर के कंपोनेंट्स D, E एंड F थे, और Q वेक्टर के लिए हमने एज्यूम करा है हमारा स्केल फैक्टर था सिग्मा 2। सो P वेक्टर को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंटेशन में वी कैन राइट इट लाइक दिस, A टाइम सिग्मा 1, B टाइम सिग्मा 1 एंड C टाइम सिग्मा 1। सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, ये जो सिग्मा 1 है ये सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सिग्मा 1 आपको रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ 4/1 मैट्रिक्स। सिमिलरली Q वेक्टर को क्या होगा, सिग्मा 2 इज द स्केल फैक्टर, सो सारे के सारे कंपोनेंट को सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द P वेक्टर इन homogeneous coordinates and this is the representation of the Q vector in the homogeneous coordinates. Therefore अगर मैं P dot Q ऑपरेशन को लेता हूँ in homogeneous coordinates, so that is going to be equal to, अब देखो
सारे एलिमेंट्स में सिग्मा 1 है P में और सारे एलिमेंट्स में सिग्मा 2 है Q में। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन इंडिविजुअल टर्म्स में सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कंबाइंड होकर आ जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू दी डॉट प्रोडक्ट इन दी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से आपको वापस से फिजिकल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होता है। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? सो टू कन्वर्ट दिस डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम द होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन बैक इनटू द फिजिकल कोऑर्डिनेट्स, आप क्या करोगे, ये जो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन में जो डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आया था, दिस एक्सप्रेशन, इसको आप सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। सो यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट इन द फिजिकल कोऑर्डिनेट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बिकॉज अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आया था वो एक स्केलर होता था, ठीक। सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर इफ P एंड Q आर द टू वेक्टर्स लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव सीन। सो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑपरेशन और यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 यूनिट वेक्टर्स लिखोगे, I कैप, J कैप एंड K कैप। ये हो गए आपके P के कंपोनेंट्स एंड ये हो गए आपके Q के कंपोनेंट्स। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे अलोंग दी फर्स्ट रो, सो यू विल गेट दी क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। सो लेट P क्रॉस Q, ये आप जब वेक्टर को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ओके। सो इसको हम देख लेते हैं कैसे आया। क्या करोगे, ये फर्स्ट एलिमेंट लोगे एंड देन डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो एंड देन टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालते टाइम किया था। सो दैट इज BF माइनस CE, BF माइनस CE, ठीक। सिमिलरली आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट जैसे हमने निकाला था उसी मेथड से ये एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करोगे। सो अगर 2 आपके वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हो गया P और एक वेक्टर हो गया Q, दोनों प्लेनार हैं यानी कि दोनों सेम प्लेन में हैं। सो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q, ये एक थर्ड वेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड Q। P एंड Q के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री पे, ठीक। सो अगर ये XY प्लेन में है, P एंड Q आर इन दी XY प्लेन, सो दिस विल बी इन दी Z प्लेन, in the Z axis. So जो P क्रॉस Q होगा that is going to be along the Z axis. So जो मैग्नीट्यूड है P क्रॉस Q का that is equal to magnitude of P multiplied by magnitude of Q multiplied by the angle of theta between them. So ये आपका थीटा एंगल है। अगेन ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में कैसे आप कैलकुलेट करोगे। सो इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या करोगे आप, जो P के कंपोनेंट हैं A, B एंड C, इनको रिप्लेस कर दोगे सिग्मा A टाइम्स A, तो सॉरी सिग्मा 1 टाइम्स A, सिग्मा 1 टाइम B, सिग्मा 1 टाइम C, यानी कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स थे हमारे P मैट्रिक्स के यानी कि A, B एंड C, इनको आप क्या करोगे, इंडिविजुअल स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो P वेक्टर के लिए हमारा स्केल फैक्टर था सिग्मा 1, सो मैंने तीनों कंपोनेंट्स को सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस। सिमिलरली जो Q वेक्टर था उसके लिए हमारा स्केल फैक्टर था सिग्मा 2, ठीक है। तो जो D को हम रिप्लेस कर देंगे D टाइम्स सिग्मा 2 से, E को रिप्लेस कर देंगे E टाइम्स सिग्मा 2, सारे कंपोनेंट को सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा 2 इज द स्केल फैक्टर फॉर द वेक्टर Q एंड F विल बी रिप्लेस्ड बाय F टाइम्स सिग्मा 2, ठीक। और जो आपका ये बेसिक ऑपरेशन था, यहाँ पे आप ABC की जगह पे क्या कर दोगे, यू विल राइट सिग्मा 1 टाइम A, सिग्मा 1 टाइम B एंड सिग्मा 1 टाइम C। सिमिलरली DEF की प्लेस पे आप क्या करोगे, सिग्मा 2 टाइम्स D, सिग्मा 2 टाइम्स E एंड सिग्मा 2 टाइम्स F, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेना। सो यू विल गेट दी क्रॉस प्रोडक्ट इन दी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक्सप्रेशन है, ये आप अपने आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ सिंपल एग्जांपल है, एक बार इनको देख लेते हैं कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 वेक्टर हैं, A वेक्टर इज I प्लस 3J माइनस 2K, B वेक्टर इज माइनस 4I माइनस 2J प्लस 3K। सो इनका आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो आई विल राइट A डॉट B इज इक्वल टू, जो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं अलॉन्ग I एक्सिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 एंड माइनस 4 दैट विल बी माइनस 4 और प्लस कर देना है किसमें, अब J के अलॉन्ग जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 6, प्लस कर देना है K के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। सो माइनस 2 टाइम्स 3, सो दैट इज ऑल्सो माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो। सो दैट इज
-16, ठीक है। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। ये अगेन एक स्केलर है, दैट इज़ वाई डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट का। सो ए वेक्टर इज़ 1 4 एंड 2, बी वेक्टर इज़ 3 -2 एंड 7। सो इसका आपको क्या करना है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर। सो उस वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे आई जे एंड के अलोंग, ठीक है। सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। सो ए क्रॉस बी is going to be equal to the determinant of this expression. So you will write the 3 unit vectors on top. Then आप क्या करोगे, a के component लिखोगे. So component is 1 4 and 2. And then आप क्या करोगे, b के component लिखोगे, that is 3 -2 and 7. अब इसको एज अ डिटर्मिनेंट आप इवेलुएट कर लोगे, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इवेलुएट कर देता हूँ। सो अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर आप इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करो और जो बचा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो दैट इज़ 28 -4 दैट इज़ +4 एंड यहाँ पे -j हो जाएगा बिकॉज -1 टू द पावर i + j लगेगा, ठीक है। सो हमने इस रो को डिलीट कर दिया और इस कॉलम को डिलीट कर दिया। अब जो 4 एलिमेंट्स बचे, दिस एंड दिस, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो दैट विल बी 7 - 6 प्लस k यूनिट दैट इज़ k एंड इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। सो इस रो को डिलीट कर दिया और इस कॉलम को डिलीट कर दिया। सो वी आर लेफ्ट विथ दीज 4 एलिमेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, दैट इज़ -2 -12, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। सो दैट इज़ इक्वल टू 32i कैप -j कैप -14k कैप। So this is A cross B. A cross B is also a vector because it is having 3 component along the 3 unit vectors. So इसके 3 component है, एक vector है, ठीक है। So cross product will always give you the vector. So 32i -j -14k, ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। सो आपके पास एक वेक्टर है OP, ठीक है। सो दिस इज O, दिस इज P। एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा वेक्टर OP है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो Px विद रिस्पेक्ट टू 1 i प्लस Py j प्लस Pz k। तो ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, this is the second component and this is the third component of the vector P, and P is a constantly changing function of time. So let the point P is moving with respect to the fixed frame 1. This implies that the vector P is time varying and its components are continuous functions of time. तो हमने ये assume करा है जो हमारे vector P है उसके जो 3 components हैं, that is x component, this is y component and this is z component. तो ये जो तीनों कंपोनेंट हैं दे आर कांस्टेंट फंक्शंस ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन t एज द पैरामीटर, ठीक है। सो px ऑफ t ये हमारा x कंपोनेंट है, py दैट इज y कंपोनेंट एंड pz ऑफ t दैट इज द z कंपोनेंट। सो अगर हमें इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो d/dt ऑफ दिस p वेक्टर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, दिस कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, इन तीनों कंपोनेंट्स को आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे। सो यहाँ पे आपने क्या करा है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस कंपोनेंट का आपने d/dt यानी कि इसका एक बार डेरिवेशन कर लिया, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद जो इसका यूनिट वेक्टर है i वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस ये क्या है आपका सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट का डेरिवेटिव अलॉन्ग दी j डायरेक्शन, प्लस दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द z कंपोनेंट। तो ये जो z कंपोनेंट है इसका डेरिवेटिव अलॉन्ग k डायरेक्शन, ठीक है। सो k हैट या k कैप इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको सेम वेक्टर फंक्शन का आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है, सो दैट इज d2/dt² ऑफ दिस p वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू, अब आपने क्या करा, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म थी इसको एक बार और डेरिवेटिव इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पे d2/dt², ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया ऑफ
दिस कंपोनेंट px, जो px कंपोनेंट था, और ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम है, सो वी हैव टू राइट द पैरामीटर। और ये 1 हमने इसलिए लिखा बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू विच द वेक्टर इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया along the I unit vector, plus this is the derivative of the y component and it is along j direction, and this is the derivative of the z component, और यहाँ पे k यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसके डेरिवेटिव का दिस इज दी डायरेक्ट रिजल्ट, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। दीज आर वेरी यूजफुल रिजल्ट्स। इनकी हम प्रूफ या डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। सो अगर दो वेक्टर्स हैं p एंड q, सो p डॉट q का अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे d ओवर dt, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो d बाई dt ऑफ p, यानी कि p वेक्टर का डेरिवेटिव टाइम्स द टाइम्स q वेक्टर प्लस p वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई द डिफ्रेंसिएशन ऑफ q वेक्टर। सिमिलरली अगर p क्रॉस q है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, और आपको बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फाइंड करना है, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, d ओवर डी टी ऑफ p, यानी कि p वेक्टर का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो वेक्टर आएगा उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे q के साथ, q वेक्टर के साथ। उसमें आपको ऐड करना है p वेक्टर क्रॉस ऑफ डी क्यू ओवर डी टी, यानी q वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट दी डिफरेंशियल और द डेरिवेटिव ऑफ p क्रॉस q। और एक पॉइंट है, अगर आपसे p क्रॉस q का डेरिवेटिव निकालने को बोला है, सो ऑर्डर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर मेंशन करा गया है, इसी ऑर्डर में आप करेंगे, बिकॉज अदरवाइज साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो द क्रॉस प्रोडक्ट p क्रॉस q, इट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज p क्रॉस q बट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर इट हैज़ टू बी q क्रॉस p, यहाँ पर रिवर्सल का है। ठीक है, सो अगर p क्रॉस q निकालोगे और q क्रॉस p निकालोगे, सो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा। सो अगर आप p क्रॉस q को लिखते हो, सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ q क्रॉस p। ठीक, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक, तो ये वेक्टर्स का पोर्शन हो गया। अब लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो वेक्टर्स गिवन है, a वेक्टर इज दिस एंड b वेक्टर इज दिस। सो दो वेक्टर्स गिवन है, आपसे पूछा है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b एट दिस पॉइंट। सो इसका सॉल्यूशन आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें दो तीन कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले a क्रॉस b को फाइंड करना है। सो आई विल राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। सो वी विल राइट दिस डिटर्मिनेंट आई जे के। सो ये आई जे के मैंने लिख दिया, आई जे एंड के। ठीक, अब सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकेंड रो में आएगा ए वेक्टर के कंपोनेंट्स। सो एक्स कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट अलोंग आई यूनिट वेक्टर इज एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड कंपोनेंट माइनस टू एक्स जेड क्यूब, ये आ जाएगा थर्ड कंपोनेंट एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रो में आ जाएगा आपका वेक्टर बी के कंपोनेंट्स, सो दैट इज 2z y एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सिंबॉलिकली सॉल्व कर लेंगे, सो हमको a क्रॉस b मिल जाएगा, a क्रॉस b जो कि आपका एक वेक्टर होगा। ठीक, सो इफ़ आई सॉल्व इट, इसको डिलीट करा और इसको डिलीट करा और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट विल बी 2x क्यूब z क्यूब माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक, माइनस जे कैप, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो इस कॉलम को डिलीट करा और इस रो को डिलीट करा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। सो दैट विल बी माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई जेड माइनस 2x जेड क्यूब प्लस के वेक्टर के हेट। सो इसको डिलीट करा, इस रो को, और इस कॉलम को डिलीट करा और इनकी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस, सो दैट विल बिकम प्लस बिकॉज एक और माइनस है, 4x जेड टू द पावर 4
सो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, ठीक। अब हमको पूछा गया है d2/dx/dy ऑफ ए क्रॉस बी। सो इसमें मेरे को क्या होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दैट इज़ d/dx एंड d/dy ऑफ ए क्रॉस बी। सो पहले मेरे को y से डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। सो आई कैन राइट del/del y ऑफ ए क्रॉस बी, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस ए क्रॉस बी, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज़ y हम लोग क्या करेंगे, x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x एंड z आर कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप कर लो इसको डिफ्रेंशिएट। सो क्या होगा, ये जो i j एंड k हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट, और ओनली द कंपोनेंट्स, यानी कि दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, इन तीन कंपोनेंट्स का ही हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, x एंड z आर कांस्टेंट। सो खाली y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा x z स्क्वायर, ठीक, माइनस j, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, सो माइनस x टू द पावर 4 टाइम्स z माइनस विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है दैट विल बी प्लस के यूनिट वेक्टर के हैट, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, सो दैट विल बी 2x स्क्वायर y z प्लस दैट इज़ 0, ठीक है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड लिख देता हूँ, del बाय del y ऑफ ए क्रॉस बी, सो दैट इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आई कैप माइनस एक्स जेड स्क्वायर minus j cap, so this minus and this thing they will become positive, x to the power 4 z plus k hat 2x square y z, ठीक है। अब इसको हमको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, सो आई कैन राइट d स्क्वायर ओवर del x del y a क्रॉस b। सो ये जो रिजल्ट था, इसको एक बार और हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो आई कैन राइट y एंड z आर कांस्टेंट, सो y कॉमा z इज कांस्टेंट। सो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, सो आई कैप y और z कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, सो यू विल गेट माइनस ऑफ z स्क्वायर प्लस j, so that is 4x cube and z is treated like a constant plus k cap, so that is 4x and yz, ठीक है। सो ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। अब पॉइंट आपको गिवन है 1 0 एंड -2, सो आई कैन राइट एट 1 0 एंड -2, इस पॉइंट पे इस वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, सो आई कैन जस्ट पुट x y and z with these values, so I can write I cap, z की वैल्यू है -2, so माइनस एंड -2 क्या स्क्वायर, so that is 4 plus j 4x cube z, 4x cube is 1 cube, that is 1 and z is -2 plus k cap 4xyz, x 1 है y is 0, so entire thing will become 0, so the answer is -4 I cap -8 j cap प्लस 0 k कैप, ठीक है। सो ये आपका हो गया आंसर, -4 आई कैप -8 जे कैप प्लस 0 के, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन अलोंग द z एक्सिस इज 0। सो ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या करा, वेक्टर की डिफरेंशिएशन कैसे होती है वो देख लिया, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया, और अल्टीमेटली पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, सीखा नहीं मतलब हमने रिवाइज कर लिया, ऑलरेडी हमको आता था। तो इसी के साथ हमारा वेक्टर का पोर्शन ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस। ये आपका फंडामेंटल्स है रोबोट काइनेमेटिक्स का। सो काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस में आपको इस टाइप से फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल फ्रेम या फिक्स्ड फ्रेम। ये सब क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कंसिडर अ बॉडी एंड अ डिफरेंट फ्रेम दैट इज़ अटैच टू सम पॉइंट ऑन द बॉडी। इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन में, सो जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो और वेक्टर्स को आप कैसे यूज़ करोगे वो सब हम फर्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सेकंड होगा द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम यूजिंग वेक्टर्स। थर्ड टॉपिक होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज द स्क्रू एक्सिस रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज द ऑयलर एंगल रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑल्सो फिक्स्ड एंगल रोटेशन, फिक्स्ड एंगल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो विद दिस I conclude this lecture on the review of basic and fundamental mathematics which is required for robotics.